खबर ही नहीं बल्कि तह तक जाकर पूरा विश्लेषण भी। केवल नारे और वायदे या पहुंच रही है जनता की आवाज? समाज की हर आवाज को पहुंचाएंगे सीधे आप तक। देश रोजाना हर रोज पहुंचाएगा आम जन की बात आप तक। संजय मग्गू शो। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आ रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। समय एसएमएस का, यानी कि संजय मग्गू शो। अपने इस शो में आपसे मैं आज बात करूंगा, अपने इस कार्यक्रम में आपसे बात करूंगा चुनावी राज्यों की, राजस्थान और मध्य प्रदेश की, जहां की राजनीति कुछ अलग रंग ले रही है। इसके साथ साथ आपसे बात करेंगे हरियाणा की राजनीति को लेकर भी। राजस्थान के अंदर जहां कांग्रेस और बीजेपी के अंदर जो भिड़ंत है वो बहुत नज़दीक आती जा रही है, और इस चुनाव में दोनों पार्टियों ने जाट और एससी मतदाताओं पर पूरा फोकस किया है। बताएंगे टिकटों के वितरण में किस प्रकार का माहौल रहा है वहाँ पर। आपसे बात करेंगे मध्य प्रदेश की, कि जहाँ पर लोगों के मन में वो बात चल रही है कि 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जो गिरी थी। आपसे बात करेंगे कुलदीप शर्मा की, जो हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं। उन्होंने गोहाना में घोषणा कर दी और ये बता दिया कि कृष्ण का अवतार हो चुका है मनोहर लाल की सरकार को गिराने के लिए। कृष्ण की तुलना की उन्होंने हुड्डा साहब के साथ। आपसे चर्चा करेंगे अभय सिंह चौटाला के बारे में, जिनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनकी जो मार्कशीट दी गई, जो डिग्री दी गई, उसको लेकर विवाद है और हाई कोर्ट में मामला गया है। आपसे बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, जो आजकल बसों में घूम रहे हैं। लोगों के साथ सीधा संवाद करने का ये भी एक तरीका है। आपसे बात करेंगे जननायक जनता पार्टी की भी, कि जिसने राजस्थान के अंदर पूरा मोर्चा खोला हुआ है। बात अरविंद केजरीवाल की भी होगी, जो पेश हो सकते हैं वीरवार को ईडी के सामने, और बात उसकी भी होगी जिसने सांसों पर पहरा बना रखा है, यानी कि प्रदूषण की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात राजस्थान की ही कर लेते हैं। राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव की धुंध भी पूरी तरह बच चुकी है। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन था, और चुनाव के लिए पूरा जोर लगा रखा है कांग्रेस और बीजेपी ने। कांग्रेस के अंदर जहां 3 लोगों की टिकट वितरण में चली, एक अशोक गहलोत, एक सचिन पायलट और तीसरा कांग्रेस आला कमान, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी 3 की चली। भाजपा का आला कमान, सर्वे और संघ, यानी कि जो भाजपा के जो स्टेट के नेता हैं उनकी कम चली। अगर हम देखें, जब चुनाव शुरू हुआ था राजस्थान का, तो उस समय कांग्रेस काफ़ी पीछे थी, ऐसा लगता था। लेकिन ज्यों-ज्यों चुनाव नज़दीक आ रहा है, चुनाव के अंदर जो भिड़ंत है, टक्कर है, लगता है कांटे की होती जा रही है। जब चुनाव शुरू हुआ था तो सबसे पहले राजस्थान के लिए बीजेपी ने अपनी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी। 7 सांसदों को टिकट दिया था। लगा था कि बीजेपी बहुत बड़ा हेरफेर करेगी, बहुत बड़ा फेरबदल करेगी। लेकिन ज्यों-ज्यों लिस्टें नज़दीक आती गई तो लगा कि नई बोतल में पुरानी शराब है, यानी कि बोतल नई हो गई है, मसाला सारा अंदर वही है। या राजस्थान की कहावत में कह सकते हैं ना कि थोथा चना और बाजे घड़ा, वो कहानी चलती रही। तो चलिए बताते हैं कि राजस्थान के लिए जो टिकटों का वितरण हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने उसके अंदर क्या क्या समीकरण साधे, और पिछले चुनावों में, यानी कि 2008 से लेकर के और अब 2024 का जो चुनाव है, चारों चुनावों की आपसे चर्चा कर लेते हैं कि जाति समीकरण के आधार पर कैसे कैसे टिकटें दी गई। 2008 के चुनाव के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने जाट और एससी समुदाय के लोगों को ज़्यादा टिकट दिया था। अगर माने तो राजपूतों को कांग्रेस ने टिकट दिए 19 और भाजपा ने दिए 29, जिनमें से कांग्रेस के 7 जीते और भाजपा के 15 जीते। आपसे सिलसिलेवार बताते हैं कि 2008 से लेकर और 2024 तक टिकट वितरण के अंदर किस प्रकार का माहौल रहा। तो बात करते हैं 2008 की। 2008 के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने जाट और एससी समुदाय के लोगों को ज़्यादा सीटें दी। अगर आप देखें तो जाट समुदाय के लोगों को टिकटें दी गई 34 कांग्रेस की तरफ से, जिनमें से 16 जीते, और बीजेपी की तरफ से दी गई 31 सीटें, जिनमें से 9 जीते। और अगर बात करें एससी की, तो बीजेपी ने एससी को 34 सीटें दी, कांग्रेस ने भी 34 सीटें दी। कांग्रेस के 34 में से 18 जीते और बीजेपी के 34 में से 14 जीते।
अगर देखें 2013 के अंदर किस प्रकार सीटें बांटी गई थी, तो 2013 में कांग्रेस ने जाटों को ज़्यादा टिकट दी, तो बीजेपी ने एक बार फिर एससी जो समुदाय के प्रत्याशी थे उन पर भरोसा जताया और 2013 में सरकार बनी थी स्टेट के अंदर बीजेपी की। तो 2013 के चुनाव में कांग्रेस ने जाट समुदाय के नेताओं को 36 टिकट दी, जिनमें से मात्र 5 जीत पाए, और बीजेपी ने 31 टिकट जाटों को दिया, जिनमें से 24 जीत गए। अगर बात करें एससी की, बीजेपी ने 34 सीटें दी एससी को, यानी कि दलित समुदाय को, जिनमें से 32 प्रत्याशी जीत गए, मात्र 2 हारे। तो कांग्रेस ने भी एससी को जो सीटें दी वो 35 दी, एक ज़्यादा, लेकिन एक भी नहीं जीत पाया। और अगर बात करें 2018 के चुनाव में, तो 2018 में दोनों ही पार्टियों ने दलित समुदाय के नेताओं पर ज़्यादा भरोसा किया, दलित समुदाय के नेताओं को ज़्यादा टिकटें दी। अगर देखें तो एससी समुदाय को 35 सीटें दी कांग्रेस ने, जिनमें से 20 विधायक बन गए, 20 नेता जीत गए, और बीजेपी ने दी उनको 34 सीटें, जिनमें से 12 जीते, और सरकार कांग्रेस की बनी। और अब जब 2023 का चुनाव चल रहा है, तो इस चुनाव के अंदर अगर हम जातिगत देखें तो कांग्रेस ने 17 राजपूतों को टिकट दिया है, भाजपा ने 25 राजपूत समुदाय के नेताओं को टिकट दिया है। कांग्रेस ने 16 ब्राह्मण नेताओं को टिकट दिए हैं, तो भाजपा ने 20 ब्राह्मण नेताओं पर भरोसा किया है। बनिया समुदाय को दोनों ने बराबर सीटें दी हैं, 11-11, कांग्रेस और बीजेपी ने। एससी को 34-34 दोनों ने बराबर दी हैं। एसटी को कांग्रेस ने 33 दी हैं, तो भाजपा ने 30 दिए हैं। मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस ने 15 सीटें दी हैं, तो बीजेपी ने 0 दिया, यानी कि एक भी प्रत्याशी बीजेपी का मुस्लिम नहीं है। गुर्जर समाज को कांग्रेस ने 11 सीटें दी हैं, तो बीजेपी ने 10 दी हैं। माली समाज को कांग्रेस ने 4 दी हैं, तो बीजेपी ने 3 दी हैं। जाट नेताओं को 36 टिकटें दी हैं कांग्रेस ने, तो बीजेपी ने दी हैं 33। और अगर महिलाओं की बात करें तो 25 प्रत्याशी महिला कांग्रेस की हैं और 16 महिला प्रत्याशी बीजेपी की हैं। अब चुनाव जब होगा, चुनाव परिणाम के आधार पर नापा जाएगा कि कौन से समुदाय ने कौन सी पार्टी का ज़्यादा साथ दिया। वैसे जो दिख रहा है राजस्थान के चुनाव में, वो ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। जाट समाज की जो वोट हैं वो काफ़ी प्रभावी रहेंगी, एससी समाज की वोट काफ़ी प्रभावी रहेंगी। जाट समाज के अंदर 2 ऐसे नेता हैं, दुष्यंत चौटाला जिनकी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही है पहली बार जा कर के, और हनुमान बेनीवाल की पार्टी जिनका पिछली बार गठबंधन था बीजेपी के साथ, वो भी चुनाव लड़ रही है। माना ये जा रहा है कि दोनों पार्टियाँ अगर हैं, इन्होंने जाट मतदाताओं में ठीक ठाक सेंध लगा दी तो नुकसान कांग्रेस को होगा, और अगर एक सेंध नहीं लगा पाए तो फिर मुकाबला जो भीषण बना हुआ है वो रण बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, और उस चुनाव के अंदर क्या हो जाए कोई कुछ कह नहीं पाएगा। तो राजस्थान के चुनाव के अंदर जो रजवाड़ों की धरती है, जो राजपूताना धरती मानी जाती है, जो वीरों की धरती मानी जाती है, वहाँ का जो सत्ता का संघर्ष है वो भी उसी प्रकार रोचक होगा जैसे वहाँ के मराठे, जैसे वहाँ के लड़ाके कभी लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं। चुनाव के परिणाम पर नज़र सबकी रहेगी, क्योंकि राजस्थान का चुनाव परिणाम देश की राजनीति में एक नई दिशा देगा। तो आगे बात करते हैं आपसे मध्य प्रदेश की। चुनाव मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। मध्य प्रदेश में 2018 के अंदर हालांकि बहुमत तो नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। जुगाड़ से कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन लगभग 15 महीने के अंदर उस सरकार को धराशायी कर दिया ऑपरेशन कमल चला करके, ऑपरेशन लोटस चला करके बीजेपी की सरकार आ गई और कमलनाथ का कमल मुरझा गया, यानी कि जो कांग्रेस का कमल था वो मुरझा गया। एक बार फिर वहाँ मुकाबला जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। जो वहाँ के लोग बताते हैं, राजनीति से जुड़े जो सूत्र बताते हैं, वो कुछ ऐसा बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर भी मुकाबला नज़दीक होता जा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी कांग्रेस आगे बताई जा रही है, और कांग्रेस का आगे होने का एक बहुत बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि जो 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और जिस सरकार को गिरा दिया, लोगों के बीच में कहीं सिंपैथी है कांग्रेस को लेकर के, कमलनाथ को लेकर के लोगों के बीच कहीं सिंपैथी है। हालांकि जो बीजेपी का चुनाव प्रचार का तरीका है, प्रधानमंत्री मोदी वहाँ चुनावी रैली करने गए थे और उस रैली में पीएम साहब ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को आमने सामने कर दिया, दिखा दिया कि कमलनाथ अपने पुत्र को एडजस्ट करने में लगे जो उनके सांसद बेटे हैं, तो दिग्विजय यानी कि दिग्गी राजा यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, वो अपने विधायक पुत्र को जो कमलनाथ सरकार में मंत्री थे उनको एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। वैसे राजनीति में होता हमेशा है ही ये
कि अपने बेटों को, अपनी संतानों को एडजस्ट करने का जुगाड़ सब देखते हैं। हालांकि पार्टी विद डिफरेंस यानी कि बीजेपी में कहा जाता है कि वहाँ परिवारवाद की बात नहीं है। ठीक है, बड़े स्तर पर परिवारवाद की बात नहीं है। जब बड़े नेता हैं, चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे अमित शाह हैं, राजनीति में तो कम से कम इन परिवारों के लोग नहीं हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जब दोयम बात आ जाती है, जब सेकंड लेवल के नेता आते हैं, तो उसके अंदर परिवारवाद हर पार्टी के अंदर पूरा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वहाँ कांग्रेसी नेताओं के परिवारवाद को घेरा और इसके साथ ये दिखाने की कोशिश की, लोगों को बताने की कोशिश की कि कांग्रेस के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। आला कमान अपनी जगह अलग होगा, लेकिन सूबे के अंदर जो है कमलनाथ और दिग्विजय दो अलग अलग धड़े हैं जो अलग अलग समानांतर चलते रहेंगे और उनके अपने पुत्रों को एडजस्ट करने के लिए वो आपकी परवाह नहीं करेंगे। ये जनता को बताने की कोशिश की। लेकिन ये जरूर है, मैंने जो आपको हमने बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर मुख्य बात ये चल रही है कि जो 2018 में सरकार बनी थी कांग्रेस की, उसका पतन होना, उस सरकार को ऑपरेशन लोटस के तहत गिराया जाना कहीं बीजेपी को भारी पड़ सकता है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस कुछ भारी रह सकती है। जब तक चुनाव चलेगा तब तक आपसे चुनाव की चर्चा करते ही रहेंगे और जो भी नई बात होगी आपको बताया करेंगे। अब बात करते हैं आपसे हरियाणा की। हरियाणा में भी क्योंकि 2024 में चुनाव है, पहले लोकसभा का चुनाव होगा और फिर विधानसभा का चुनाव होगा। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। करनाल से चले थे, बस में बैठ गए और बस में बैठ करके जनसंवाद किया। आजकल मनोहर लाल जी जनसंवाद बहुत कर रहे हैं, खुद भी जनसंवाद कर रहे हैं और अपने मंत्री, सांसद, विधायक सबको लगा दिया जनसंवाद करने में। पहले जो उनके जनसंवाद थे उन पर तमाम उंगलियां उठी थी, विरोध की बातें भी आती थी। लेकिन शायद मनोहर लाल जी ने जनसंवाद के अंदर अपना थोड़ा ट्रेंड चेंज कर लिया है। जो उनका बात करने का, काम करने का तरीका है वो दिखा भी सही। अगर बच्चों ने बस मांगी तो मौके पे बस देने की कोशिश की, किसी और ने कोई डिमांड की तो कोशिश की उसको पूरा करें। एक करनाल के अंदर एक ट्रांसफ़र की बात आई, पलवल से ट्रांसफ़र होना था तो तुरंत मनोहर लाल जी ने वहीं से ऑर्डर करा दिए। यानी कि जनसंवाद का जो उनका अंदाज़े बयां है वो कुछ बदला है और एक नए अंदाज में और दिखे। जब बस में थे, बस में बैठ करके सीधे संवाद किया यात्रियों के साथ। पूछा, बहन कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रहे हो, मतलब जो अपना उनका अंदाजे जनसंवाद था। अंदाज जनसंवाद सही शब्द कहा ना मैंने, क्योंकि वो भी अंदाज है एक जनसंवाद करने का, लोगों से बात करने का। और ये दिखाने की कोशिश की आत्मीयता के साथ कि मैं आपके बहुत करीब हूँ। और राजनीति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण ये हुआ करता है कि लोगों को अगर आपने ये विश्वास दिला दिया कि हम आपके बहुत करीब हैं तो फिर लोग आप पर भरोसा भी कर लेते हैं। यही कोशिश की थी। करनाल के ही हैं कुलदीप शर्मा भी, टोहाना में थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समर्थन में सरपंचों की रैली थी या सरपंचों के समर्थन में हुड्डा साहब गए थे, कांग्रेसी नेता गए थे और वहाँ पर संस्कृत का श्लोक बोल रहे हैं कुलदीप शर्मा जी, गीता की याद दिला रहे हैं। एक तरफ मनोहर हैं तो दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि भूपेंद्र को बता रहे हैं कृष्ण का अवतार हैं। हालांकि मनोहर जो नाम है वो कृष्ण का एक नाम मनोहर भी है, मुरली मनोहर भी कहते हैं उनको। लेकिन कुलदीप शर्मा जी ने तो कह दिया कि मनोहर के विनाश के लिए भूपेंद्र हुड्डा आ गए हैं, कृष्ण का अवतार हो गया है। अब जाने उन्होंने कैसे बता दिया कृष्ण का अवतार। वैसे राजनीति के अंदर ये एक पराकाष्ठा है, राजनीति के अंदर एक ये तरीका है नेता को ये बताने का कि हम आपके कितने नज़दीक हैं और आपको कितना चाहते हैं। कुलदीप शर्मा जी की एक बात याद आ गई। 2014 में भी कुलदीप शर्मा जी ने भविष्यवाणी की थी कि तीसरी बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार बनेगी, हैट्रिक लगाएंगे भूपेंद्र हुड्डा जी। सरकार तो बनी नहीं, झमेले बहुत पीछे पड़ गए। अब भगवान बचाए, कुलदीप शर्मा जी ने अब नए अवतार की घोषणा कर दी है। ये कह दिया है कि कृष्ण अवतार हैं और ये चंडीगढ़ में बैठे हुए जो हुक्मरान हैं, सरकार हैं। आप सुनिए खुद कुलदीप शर्मा जी क्या बोल रहे हैं। अरे ये अंधेर है या अंधेरा है, चिराग जल रहे हैं और रोशनी नहीं होती। खट्टर साहब, आने वाला वक्त आज इन सरपंच एसोसिएशन की स्टेज पर बैठा है जिसने अपना जीवन सरपंच ब्लॉक समिति के चेयरमैन के रूप में शुरू किया था। अगर हरियाणा की जनता, हरियाणा का किसान, हरियाणा का नौजवान और सरपंच को, एसोसिएशंस को किसी से आशा है तो वो आशा केवल मात्र चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से है। इसलिए वक्त का इंतजार करो। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आ रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आपके आने की आहट खट्टर साहब सुन रहे हैं। ये तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज चंडीगढ़ तक पहुंचा दो ताकि सोते हुए मुख्यमंत्री के कान की रुई निकल जाए। धन्यवाद। तो जो मैंने आपको बताया कि राजनीति के अंदर किसी भी नेता को ये बताने के लिए कि मैं आपका कितना नज़दीक हूँ, ये भी एक अंदाज होता है, एक तरीका होता है। तो कुलदीप शर्मा जी ने भी वही तरीका अपनाया और ये बताने की कोशिश की हुड्डा साहब को कि हुड्डा साहब सरपंचों को, ग्रामीणों को, किसानों को बताया कि हुड्डा साहब आपके रखवाले हैं, और हुड्डा साहब के लिए उनकी शान में ये कह दिया कि आप कृष्ण अवतार हैं। चलिए, बेहतर है, ये भी अच्छी बात है। कृष्ण अवतार बताया और मनोहर के संहार के लिए कृष्ण अवतार बताया। मनोहर कृष्ण एक ही बात है। अब देखते हैं आगे क्या होता है जब चुनाव होगा और चुनाव परिणाम आएगा, क्योंकि चुनाव तक कई रंग आएंगे। एक रंग और आया है अभी अभी। एक वो रंग ऐसा है कि तेजा खेड़ा का आपको याद होगा, कल की ही बात थी, जश्न का माहौल था। शनिवार और रविवार को अभय सिंह चौटाला के पोते का कुआं पूजन था। चौधरी अभय सिंह चौटाला के पोते के कुआं पूजन में पक्ष विपक्ष, समाज, धर्म, तमाम प्रकार के लोग इकट्ठे हुए। वो भी पहुंचे जो उनसे कभी नाराज होकर के उनकी पार्टी को छोड़ के चले गए थे। वो लोग भी पहुंचे कि जो दोनों भाइयों के बीच में एक दरार बनाने वाले के रूप में माने जाते थे कि ये इन पार्टियों को तोड़ने में शामिल रहे, यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल को दो पार्टियों में बांटने वाले इनेलो और जजपा में। यानी कि अभय सिंह चौटाला के कार्यक्रम में जो उनके पोते का कुआं पूजन का कार्यक्रम था, उसमें सब लोग पहुंचे। लेकिन उसके तुरंत बाद आज एक समाचार और आ गया कि अभय सिंह चौटाला की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अभय सिंह चौटाला एलनाबाद से विधायक हैं। 2019 में चुनाव लड़ा था और इंडियन नेशनल लोकदल के इकलौते विधायक बने थे। किसानों के समर्थन में अपना रिज़ाइन दे दिया था और रिज़ाइन दे करके फिर चुनाव लड़ा, उपचुनाव, और उपचुनाव में 2021 में फिर जीत गए। फिर विधानसभा में पहुंच गए और इंडियन नेशनल लोकदल की नफरी विधानसभा में फिर हो गई। यानी कि 2019 में अकेले विधायक चुने गए थे, रिज़ाइन दिया, किसानों के समर्थन में उपचुनाव लड़ा, चुनाव जीता और फिर इनेलो का एक विधायक मिल गया। लेकिन परेशानी यही हो गई कि 2019 और 2021 के जो उन्होंने एफिडेविट दिए, जिसके अंदर कि उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया जा रहा है कि 2019 के एफिडेविट में उन्होंने लिखा कि वो 10वीं पास हैं और 2021 के एफिडेविट में लिखा कि वो गया की एक यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, यानी कि स्नातक हैं, यानी कि बीए की हुई है। अब इसी डिग्री के मसले को उठा लिया एक वकील साहब ने। वकील साहब का नाम है जितेंद्र। तो वकील साहब ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी और कह दिया कि अभय सिंह चौटाला ने अपनी शैक्षणिक योग्यता को लेकर के और अपनी आय को लेकर के जो एफिडेविट दिए हैं उनमें विरोधाभास है, वो गलत हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता जो डिग्री लगाई गई है उसकी जांच कराई जानी चाहिए। अब इसको लेकर के हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस कर दिया है। 30 जनवरी 2024 तक का टाइम दिया गया है, जाँच होगी। अब जांच में जो सामने आएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि रंग में थोड़ा सा भंग पड़ गया। एक बार तो अभय सिंह चौटाला की थोड़ी परेशानी बढ़ गई। अब ये परेशानी आगे बढ़ती है या घट जाएगी, ये परेशानी ठीक हो जाएगी या उनकी जो डिग्री वाला मसला है, डिग्रियों के मसले तो वैसे अदालतों में बहुत सारे पड़े हुए हैं। दिल्ली के विधायकों से लेकर के और प्रधानमंत्री तक की डिग्री को चुनौती दी जा चुकी है कोर्टों के अंदर, अदालतों के अंदर। अब कुछ मामलों में सुनवाई जल्दी हो जाती है और कुछ मामले अधर में लटके रह जाते हैं। और अभय सिंह चौटाला जी के मामले में बात यह कि अब 30 जनवरी 2024 की डेट आई गई है। इस डेट पर क्या होगा इसमें तय हो जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि फिलहाल मैंने आपसे कहा ना कि रंग में भंग जरूर पड़ गया है एक बार। और अंतिम खबर राजस्थान से एक बार फिर वापस चलते हैं, जहाँ दुष्यंत चौटाला दम ठोक रहे हैं कि राजस्थान के सरकार के ताले की चाबी उन्हीं से खुलेगी। यानी कि जो उनकी चाबी है, उनका निशान चाबी है, चुनाव निशान। कह रहे हैं कि राजस्थान की विधानसभा का, राजस्थान की सरकार का ताला मेरी चाबी से खुलेगा। कुछ विधानसभा सीटों पर 25 की बात की थी, 7 पर लड़ रहे हैं अब दुष्यंत चौटाला की पार्टी। चौधरी देवीलाल के समय से ही राजस्थान के अंदर, चौधरी देवीलाल के समय से ही इस परिवार का वजूद रहा है, अस्तित्व रहा है। और राजस्थान के साथ में, क्योंकि सिरसा और राजस्थान की जो सीमाएँ लगती हैं, चौटाला परिवार का, देवीलाल परिवार का वहाँ अच्छा प्रेम और प्यार और सहयोग है, भाईचारा है लोगों के साथ में। और इसी सब को लेकर के दुष्यंत चौटाला पहुँचे हैं वहाँ चुनाव लड़ने के लिए। दुष्यंत के पिताजी डॉक्टर अजय सिंह भी वहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं, दाता रामगढ़ और नौहर विधानसभा से। चौधरी देवीलाल
सांसद रहे हैं, सीकर से उप प्रधानमंत्री बने सीकर से रहते हुए, और अब उनका पड़पोत्र यानी कि देवीलाल का पड़पोत्र यानी कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का बेटा दुष्यंत चौटाला राजस्थान की सरकार के ताले को अपनी चाबी से खोलने की बात करके एक नई बात कर रहे हैं। अब वो ताला दुष्यंत चौटाला की चाबी से खुलेगा और या फिर दुष्यंत चौटाला वापस हरियाणा में एंट्री कर जाएंगे अगली बार हरियाणा के किंग मेकर बनने के लिए, और या फिर हरियाणा की जनता उनको जो देगी वो पाने के लिए। जनता क्या देगी ये सब कुछ समय के गर्भ में है, क्योंकि जब चुनाव होते हैं, चुनाव का परिणाम आता है, सब कुछ तभी तय होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि राजनीति पूरे गर्म है, पूरे जोश पर है। और अब अंतिम खबर आपसे जुड़ी हुई, प्रदूषण ने आपकी सांसों पर पहरा लगा दिया है। दिल्ली एनसीआर सहित तमाम देश के बड़े शहरों में हालात ख़राब हैं। दिल्ली को माना जा रहा है कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर हो चुका है दिल्ली और एनसीआर, क्योंकि साथ लगता है। तो आप भी अपना बहुत ध्यान रखें। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई सांस से जुड़ी संबंधित या कोई दिल से जुड़ी संबंधी कोई बीमारी है तो आप बिल्कुल भी बाहर निकलने से बचें। उस समय तो बिल्कुल ना जाएं जो सुबह का और शाम का समय होता है, जिस समय कि स्मॉग का और प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ होता है। इसके साथ साथ कोशिश करें कि ज़रूरी हो तो बाहर निकलें। अगर बाहर निकलना ज़रूरी है तो उस समय मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि जान है तो जहान है। और इसी संदेश के साथ कि जान है तो जहान है, आपसे विदा लेते हैं और कल फिर मिलेंगे एसएमएस में। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।